किसी भी यूनिवर्सिटी का बून होता है लाइब्रेरी। और बड़े से बड़े ज्ञानी हों या बड़े से बड़े क्रांतिकारी हों, वो सभी लाइब्रेरी से निकलते हैं। तो लाइब्रेरी एक बून होती है। हमारी अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर अशफाक करीम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी एक बून होती है। उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपने सही बताया, लाइब्रेरी इज द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस। और लाइब्रेरी हम लोग के यहाँ है, लेकिन बहुत सारे जो अपडेट बुक्स होने चाहिए वो नहीं है, जर्नल्स नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक कर दिया हूँ कि पब्लिशर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर का बनता है। इसके लिए हम लोग का प्लान हो गया है। सर, 21 नए डिग्री कॉलेजेस की आपने बात की। एक जगह है पूर्णिया के रुपौली में, और वहाँ पर एक गांव है टीकापट्टी गांव, और वहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो हेड क्वार्टर ब्लॉक का, हर ब्लॉक में पहले कॉलेज खुले। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी ना मस्क होना चाहिए ना टेम्पल होना चाहिए। इन दिनों पूरे देश में यूनिवर्सिटी को मस्क और टेम्पल में तब्दील किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? आप सही बताएं कि ना ही मास्क होना चाहिए ना ही टेम्पल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे धर्मों का एक जगह संग्रह होता है। और हम लोग धर्म पे नहीं जाते हैं। हम लोग का धर्म एक ही है, स्टूडेंट। कास्ट एक ही है, स्टूडेंट। अगर दूसरा है तो टीचर और स्टाफ है। तो हम इस सब को नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए कभी भी ये चीज़ को नहीं मानना चाहिए। और मेरा स्टूडेंट जो है वही धर्म है, वही जाति है और वही सब चीज़ है। मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ, और स्टूडेंट अगर मेरा ठीक हो गया, स्टूडेंट के चलते ही यूनिवर्सिटी भी बनता है। और यूनिवर्सिटी तभी ग्रो करेगा जब मेरा स्टूडेंट ग्रो करेगा। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। एक प्रसंग है आचार्य चाणक्य को लेकर। एक बार वो घनानंद के दरबार में पहुंचते हैं और शास्त्रार्थ के लिए पहुंचते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि शिक्षक तुम कुछ नहीं मांगोगे, तो वो कहते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होते हैं, उनके हाथों में प्रलय और निर्माण होता है। आज हमारे साथ जो बैठे हैं उन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो पीयू के कुलपति हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं एनआईटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो यूं कहे तो एक शिक्षक से हम सीखने आए हैं और यूनिवर्सिटी पर कड़वे सवाल करने आए हैं उनके पास। सबसे पहले हम कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में समय दिया। थैंक यू। हमारा पहला और कड़वा सवाल सर, इस पूर्णिया विश्वविद्यालय को लेकर आपकी क्या प्लान चल रहे हैं अब तक? देखिए, मैं जिस दिन से ज्वाइन किया हूँ, मुझे किसी ने बताया कि कहाँ जा रहे हो, ये नया यूनिवर्सिटी है और कुछ भी नहीं है। मैं उसी समय प्लान कर लिया है कि भाई कुछ तो हमें आगे बढ़ाना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी को, और ऐसा हो जाए कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर आ जाए। सबसे बड़ी बात स्वाभाविक है, उसके लिए पहले शैक्षणिक जो सत्र होता है उससे, यानी एग्जाम जो होते हैं सारे को, सत्र को लागू करना। और कोई भी यूनिवर्सिटी होता है उसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट, स्टाफ और टीचर अगर सभी खुश हैं तो ये यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ेगा और हर समय आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरी भी इच्छा है कि पहले सत्र में सब कुछ सेशन सही कर दूं। साथ ही साथ जो इतने भी कार्य होते हैं यहाँ पर, उसको जैसे स्टडी का ही नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो मैं शुरुआत कर दिया हूँ। पहले मैं जैसे ही आया मुझे पता चला कि स्थापना दिवस है मार्च 2025 में, 18 मार्च 2025 में मैंने पहला वहाँ से शुरू किया इस्टेब्लिशमेंट ये शुरू करना। और उसके पहले हमने स्पोर्ट्स करवाया ताकि स्टूडेंट्स उसमें भाग ले। सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उसमें भी डांस और ये सब सारी चीज़ स्टूडेंट ने किया, और वो करवा के हमने उसे प्राइज भी दिया ताकि स्टूडेंट को लगे कि ये यूनिवर्सिटी उसका है और उसके प्रोग्रेस के लिए है, उसके बेनिफिट के लिए है। और वहीं से मेरा शुरुआत हुआ। स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। हम लोग खुद गेस्ट हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के। हम लोग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं कॉन्ट्रैक्टर से भी करके कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो बना के दें। देना तो 2027 में है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में शायद वो दे देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो हो जाएगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमी है वो सारी चीज़ पूर्ण हो जाएगा। तो एक तो है स्टडी के लिए, अभी कैमरा तक नहीं हो पाता है। दूसरा है वहाँ जो कमरा सारे हो जाएंगे, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए हॉल नहीं होता है, सेमिनार नहीं हो पाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वो सारे चीज़ जब पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सारे प्लानिंग जो मेरा है कि
इस यूनिवर्सिटी को, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को ऊपर ले जाऊं और वो उसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा। सर, किसी भी यूनिवर्सिटी का बून होता है लाइब्रेरी, और बड़े से बड़े ज्ञानी हों या बड़े से बड़े क्रांतिकारी हों, वो सभी लाइब्रेरी से निकलते हैं। तो लाइब्रेरी एक बून होती है। हमारी अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर अशफाक करीम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था लाइब्रेरी एक बून होती है। उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपने सही बताया, लाइब्रेरी इज द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस। और लाइब्रेरी हम लोग के यहाँ है, लेकिन बहुत सारे जो अपडेट बुक्स होने चाहिए वो नहीं है, जर्नल्स नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक कर दिया हूँ कि पब्लिशर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर का बनता है। इसके लिए हम लोगों का प्लान हो गया है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो बुक फेयर यहाँ लगवाएंगे, जिसको कि कहते हैं सारे बुक्स, हर सारे ये वाले पब्लिशर वाले आएंगे। उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट करें कि किस तरह का बुक उनको चाहिए, टीचर सेलेक्ट करें, स्टाफ चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, कि उनको जिस तरह का बुक यहाँ पढ़ना चाहिए, जो कि CBCSE सिस्टम के हिसाब से जो बुक होनी चाहिए वो सारे बुक अवेलेबल कराना स्वाभाविक है। साथ ही साथ उसे मैगजीन भी होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ जो रिसर्च है उसके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों जर्नल होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 तो जर्नल होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो शोधकर्मी जो कहते हैं, यानी रिसर्च स्कॉलर जो कहते हैं, वो उसको देख सकें और फिर अपने शोध में उसको उपयोग कर सकें। सर, आपके बारे में जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो कॉलेज आई, कॉलेज में छात्रों से बातचीत की। एक सामर्थ्य पोर्टल आपने लॉन्च किया है, उसके कई सारे फ़ायदे भी बच्चे गिना रहे हैं, कई सारे नुकसान भी गिना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? मैं बता दूं, मैं पहले कहा था कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी को मेरी इच्छा है कि सबसे मैं ऊपर ले जाऊं और अच्छा यूनिवर्सिटी को काउंट में इसको लाऊं। मैं जब आया तो पता चला, 1-2 स्टूडेंट मिले, स्टूडेंट मिले क्या, ऐसे ही मिले, और उन्होंने कहा, जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सर हम लोग तो एडमिशन नहीं ले पाए। क्यों भाई, क्यों नहीं ले पाए? तो सर कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था जो कि हम नहीं दे पाए, और उसके चलते मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मैं 3-4 साल से पढ़ाई में मेरा स्टॉप हो गया। वो कुछ काम करने के लिए यहाँ आए थे। मेरे मन में गया कि भाई इसका मतलब गरीब आदमी जो है वो यहाँ पढ़ नहीं सकता है, एडमिशन उसका नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने इस पर काम किया, और जब मिनिस्ट्री से बात किया, ये सब किया, तो उन्होंने कहा भाई सामर्थ्य पोर्टल है, आप एक काम कीजिए, सामर्थ्य पोर्टल में जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। जो फीस है जिस तरह से नॉमिनेटेड है वही लगेगा, और वही मेरिट लिस्ट जनरेट करता है और सब चीज़ करता है। फिर जब बात चली तो किसी ने बताया कि भाई अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लगा, आप मत फंसो इसमें। मैं कहा भाई मैं तो शुरुआत करूंगा चाहे जो भी हो। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी को मैं बता दूं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में सामर्थ्य लागू करने में सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना, और इसके लिए हायर एजुकेशन में मिनिस्ट्री से प्लस लोक भवन में महामहिम से सारे से हमें अप्रिसिएशन मिला कि बहुत अच्छी बात है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने पूरा सामर्थ्य को लागू किया। और स्टूडेंट लाइफ साइकिल होता है, यानी एडमिशन से लेके रिजल्ट तक, चाहे एक ही सेमेस्टर का हो, वो सारी चीज़ किया। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि जब भी रास्ता बनाता है कोई, रास्ता बनाने वाले को बहुत दिक्कत होती है। और हमने रास्ता बनाया, कुछ लेट भी हुआ, कुछ डिले भी हुआ, लेकिन हम लोग सक्सेस हो गए कि PG और UG दोनों का एडमिशन वहीं से करा रहे हैं। अच्छा, एक मेरा निजी प्रश्न है सर आपसे, सीखने भी आया हूँ और कड़वे सवाल भी जरूर करना। जरूर। NIT में प्रोफेसर रहे और उसके बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय आना है, इस क्रम को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बता दूं, NIT जो आया, इसके पहले मैं एक जगह NIH रुड़की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, वहाँ पे मैं साइंटिस्ट था। और बीइंग द टेक्निकल स्टूडेंट में था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं पास किया हूँ, और उसके बाद PhD और MTech एंड PhD बोथ किया हूँ मैं IIT कानपुर से। मेरे मन में था कि मैं गांव के लिए या अपने इलाके के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करूं। लेकिन मुझे जहां जॉब मिला वहां मैं जॉब जाके ज्वाइन किया और मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया। पानी के बारे में मुझे रिसर्च करना था, क्योंकि वाटर रिसोर्सेस स्पेशलाइजेशन था मेरा। मैं देखा सारे नदियां जो है वो इंडिया में तो है, लेकिन बिहार में खास करके और ज़्यादा नदी सब है, और मैं उस पर रिसर्च करता था। रिसर्च करते करते ऑटोनोमस जब हो जाता है मन, तो लगता है कि किसी स्टूडेंट के साथ भी कभी बैठना चाहिए, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे रिसर्च कर रहा है, ये बात आई। और फिर हमने NIT पटना में एज ए प्रोफेसर हमने ज्वाइन किया, और फिर स्टूडेंट के साथ में टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च तीनों चीज़ें शुरू हुआ। लेकिन वहाँ एक डिफरेंट कल्चर है, वहाँ के स्टूडेंट का अलग है, यहाँ जनरल स्टूडेंट हैं।
टेक्निकल स्टूडेंट, एक जनरल होते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ देखा कि जब मैं आया था वहाँ भी कॉलेज में सारी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से ये बना था और NIT 2-3 साल हुआ था जब हम ज्वाइन किए थे। और उस समय से मैं लगा, और डायरेक्टर का कहना यही था कि भाई NIT पटना टुवार्ड्स एक्सेलेंस। और उसमें एक काम नहीं, हमने कई काम किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैं बता दूं कि मैंने एक लाइब्रेरी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जाना था। उसका एक्सेशन किया, जो कि बुक ब्रिटिल हो गए थे, बुक को नया करवाया और सारी चीज़ एक्सेशन करवा के सारी चीज़ उसको इस्टेब्लिश किया। उसमें इंटरनेशनल जर्नल, नेशनल जर्नल, साथ ही साथ कुछ मैगजीन, बुक्स, सारी चीज़ अवेलेबल है। जो कि जिस समय की नीतीश कुमार जी उसको इनॉग्रेट किए थे, उन्होंने कहा ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा हो गया, जो कि अपने बिहार में एक चाहिए था, वो एक सेटअप हो गया। और वहाँ जब करने लगा, करते करते तब मन था कि भाई कि यहाँ करूँ काम। उसके साथ मैं तो ऐसे ही बैठा था, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जनरल यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर बन जाऊँगा। मैं फिर डीन भी बना, 2 बार डीन रहा, एक डीन ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, उसके बाद डीन एकेडमिक भी रहा, HOD भी रहा हूँ मैं, कई चेयरमैन भी कई कमेटी में रहा हूँ। कई चीज़ में, जैसे हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी होती थी, पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट करना, उसका चेयरमैन होता था, वो भी मैं रहा हूँ। वहाँ भी, जहाँ भी मैं काम करता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से करता हूँ और कुछ ना कुछ मैं सिस्टम बनाता हूँ। चूँकि मैं चला जाऊँगा बट सिस्टम विल वर्क, हर समय सिस्टम काम करता है। वही सोच के समूह ने कहा कि भाई आप अप्लाई तो कीजिए, क्या लगता है। और हमने अप्लाई किया, संजोग से पूर्णिया हमें मिला। और पूर्णिया मैं समझता हूँ, जब यहाँ आया तो कुछ फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई तुम तो रुड़की से बिहार आ गए, बिहार में पटना आए, पटना से भी और तुम पूर्णिया चले गए। मैं कहा हाँ, चला तो गया, लेकिन वो पूर्णिया दूर नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर के बगल का है। और अगर वहाँ के लिए मैं कुछ कर सकूँ, वही मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य होगा और वही मेरा कर्तव्य भी होगा। और इसीलिए मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। और उस दिन से मैं लगा हुआ हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ। स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, उसको कोशिश करने का, इनफैक्ट कोशिश करता हूँ कि जितना सुविधा दे सकूँ सारे लोगों को वो सुविधा दूँ। हाँ, स्वाभाविक है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम तो आएगी। मैं एग्जाम सेक्शन को सुधारने का कोशिश किया हूँ और बहुत कुछ तो सुधर गया। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हम लोग हो गए, लेकिन बहुत कुछ सुधर गया। अभी स्टूडेंट को किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं वो पहले का डिग्री का है, और उसका भी मैं समाधान निकालने जा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी हो जाएगा, वो भी लोक भवन में मिल के, और उसका भी मैं समाधान निकालूंगा। देखिए सर, अब हम लोग वापस यूनिवर्सिटी के सवालों पर लौटते हैं। बड़ा अच्छा आपका सफ़र लगा हमें सुनने में। देखिए सर, छात्रों का कहना है कि कॉलेज की व्यवस्था काफ़ी सुस्त है और परिस्थितियाँ थोड़ी सुस्त हमें भी दिखाई दे, तो इसको सुधार के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि कोई भी काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर, रिसोर्स पर्सन जो कहते हैं वो होना चाहिए। वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बहुत कम है। और संजोग से अभी जो हुआ कि 21 कॉलेजेस और नए आगे ब्लॉक लेवल डिग्री कॉलेजेस जो आ गए अपने पूर्णिया डिवीज़न में, यानी चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के मैं कहूँ तो हम लोग के यहाँ 21 कॉलेज है। तो हम लोग भी, मैंने 1-2 कॉलेज में और 28 भी है, लेकिन 1-2 यूनिवर्सिटी में, बट अपने यूनिवर्सिटी में जो ये 21 कॉलेज हुए, और वहाँ से था कि हर कॉलेजेज में एक एक प्रिंसिपल देना है, एक बरसर देना है, कम टीचर भी रहे वो, और साथ ही साथ एक स्टाफ देना है। हम लोगों के यहाँ अपने से पहले से कमी थी, और उस कमी में हमें देना पड़ गया, तो और ज़्यादा रिसोर्सेज कम हो गए। और स्वाभाविक भाई कि नया यूनिवर्सिटी है ये, मैं बता दूं कि 2018 में ये खुला है, और 3 यूनिवर्सिटी एक बार खुला था। जैसे एक मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा चूँकि पटना में है, वहाँ ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, इवन यहाँ से बहुत लोग अप्लाई करके चले गए वहाँ। और मुंगेर में तो उसी तरह से कांस्टेंट है, बट पूर्णिया में सारे लोग रहना नहीं चाहते हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और इस कमी में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि कितना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, कम से कम टाइम लगे। जो टाइम कर रहे हैं, मैं बता दूं कि टाइम जो लग रहा है वो सिर्फ उसका लग रहा है जो कि पहले का रिजल्ट निकला हुआ है, उसके मार्कशीट को देने में जो, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने में, उसमें टाइम लग रहा है। बाकी इधर कहीं टाइम हम लोग को नहीं लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है तो आप बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम को जितना कम हो सकता है, चूँकि मैं देखिए 24 आवर्स जो सोता हूँ उसको छोड़ के बाकी मैं इसी पर सोचते रहता हूँ। सुबह जगता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज क्या काम करना है, मैं लिख के लाता हूँ और वो चीज़ काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आगे बढ़ा सकूँ, नया नया काम करूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसी सिलसिले में पूर्णिया यूनिवर्सिटी को एक नया अच्छा ट्रेनिंग सेंटर के लिए ऑफर आया है। वो है मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर। बिहार में 2 जगह है, एक
पटना यूनिवर्सिटी में है और एक जो है वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में है। अभी 2 और खोलना है, चूँकि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हो रहा है और जब हो जाएंगे तो शायद हम लोगों का भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। हालांकि प्रोफेसर की यहाँ कमी है, सारी चीज़ों की कमी है, बट जैसे ही ये होगा तो और ज़्यादा। तो नए नए जो टीचर आ रहे हैं उनको पहले सिखाना पड़ता है, कुछ ऑफिशियल रूल्स होता है जो कि उसको सिखाना पड़ता है, और वो सिखाने के क्रम में वही जो है MMTTC कहते हैं, और उसमें वो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के लिए 2 और सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें से आपका ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी एक है और एक दरभंगा यूनिवर्सिटी जो LNMU जो कहते हैं दरभंगा, उसको चूज किया गया है। ये दूसरे जगह जा रहा था, लेकिन वहाँ पर पता चला कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी को दो, एक तो जोग्राफिकली सही है, प्लस वहाँ वाइस चांसलर इसको कर लेंगे, और इसलिए ये सेंटर का आया। हम लोगों ने प्रोपोजल बना के आगे बढ़ा भी दिया इसके लिए। ये अगर हो जाता है तो बहुत खुशी की बात होगी। अभी तो यहाँ एक सीनियर टीचर बोल रहे थे कि हम लोग को सर टीचर ट्रेनिंग जब किया गया था, हम लोग यहाँ से रांची गए थे। बताइए, उस समय रांची में था, उसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर में है, बट इस इलाके में नहीं है। अब मैं बता दूं कि अगर वो बनता है पूर्णिया डिवीजन को, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट को ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, इससे भागलपुर, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा और सहरसा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाले को यहाँ फायदा होगा। सर 21 नए डिग्री कॉलेजेस की आपने बात की। एक जगह है पूर्णिया के रुपौली में, और वहाँ पर एक गांव है टीकापट्टी गांव, और वहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि जो हेड क्वार्टर ब्लॉक का, हर ब्लॉक में पहले कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। साथ ही साथ ब्लॉक का जो हेड क्वार्टर है उसी के इर्द गिर्द रहे, यानी मे बी नियर अबाउट 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर, ताकि सारे सुविधाएं जो उस हेड क्वार्टर में, यानी उस वहाँ बाजार होता है, ब्लॉक जहाँ रहता है, हर तरह का ब्लॉक रहता है, सारी चीज़ सुविधाएं मिलती है, प्लस सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से भी था कि उस जगह में लिखा। लेकिन ये सारे चीज़ें फिक्स करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको दिया गया। उन्होंने पहले फिक्स किया कि किस किस उस ब्लॉक में किस किस स्कूल को चूज करें। और बल्कि हमें भी पता चला, एक तो बैसा के बारे में जो पता चला, रुपौली के बारे में, रुपौली आप बोले ना? बिल्कुल, हाँ, रुपौली में तो सुनते हैं एक बिरौली या क्या है, वहाँ पर खोल दिया गया है, जो कि होना चाहिए रुपौली में। हमें लग रहा है कि चूंकि जहाँ हेड क्वार्टर है ब्लॉक का वहीं होना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। चूंकि महामहिम से भी बातें हुई, उन्होंने ये भी यही चीज़ कहा है। सवाल उठता है कि अभी अवेलेबिलिटी के लिए तत्काल क्लास शुरू करना है तो कहीं भी स्कूल शुरू करा के किया जा सकता है, अगर थोड़ा दूर भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर परमानेंट कॉलेज बनता है, वो एटलीस्ट हेड क्वार्टर यानी ब्लॉक हेड क्वार्टर जो है उसी जगह बने। और इसी सिलसिले में हमें पता चला बैसा जगह है, उसको तो जाने के लिए 2-2 नदी क्रॉस करना पड़ता है। ये हमें आश्चर्य लग रहा है कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो कहे, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अगर करना ही था तो उसको हेड क्वार्टर में करते शायद ज़्यादा बेटर रहता। उसी तरह से रुपौली जो है उसको भी बिरौली ना करके रुपौली करना चाहिए था, ताकि उसी जगह कोई न कोई स्कूल होगा ज़रूर, ताकि नया भी जो स्कूल बनेगा, जो परमानेंट स्कूल बनेगा, वो भी हेड क्वार्टर के पास ही बने। चल हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आप पर करते हैं कि बीएड कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं है, और बार बार बीएड को लेकर चर्चाएं हो रही है। प्राइवेट तो बीएड कॉलेजेस हैं, इस पर क्या कहना है? क्योंकि शिक्षक नहीं होंगे तो फिर बच्चे आचरण के नहीं होंगे, और कॉलेज की तो जिम्मेवारी आपके ऊपर है। सही बात आपने बताया। बल्कि ये इसी बार जो हम लोग का सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल हो रहा था, उसमें हमको पता चला, और हमने प्रिंसिपल पूर्णिया कॉलेज को बोला कि भाई आप जल्दी से जल्दी लिख दिए, चूँकि जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, जिस टाउन को हम लोग मेन टाउन बोलते हैं, चूँकि ये एक तरह से पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए पूर्णिया जो है बहुत ही मायने रखता है, प्लस ये सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ तो बीएड का होना ही चाहिए। और हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके हमने एकेडमिक काउंसिल में करवाया, सिंडिकेट में कराया और सीनेट में भी करवाया कि भाई यहाँ जल्दी से जल्दी बीएड खुलना चाहिए, और इसको हम लोगों ने ऊपर के लिए भेज दिया है। इनफैक्ट इस बार एडमिशन नहीं हो पाया, हम लोग थोड़ा सा बहुत दूसरे चीज़ में बिजी रह गए, और वहाँ से था कि अभी जो है पहले उसको एडमिशन लीजिए, अगले बार से आप कर लीजिए। तो हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पर सब चीज़ सारे कमेटी में पास हो गया है, और ये हायर वहाँ पर हमने भेज दिया है, और इसका भी जल्द से जल्द हम लोग करवाएंगे। सर बिहार के सीमांचल पर अखबार में पत्रकार लगातार लिखते हैं प्राइवेट कॉलेज का एक सिंडिकेट चलता है, और वो सरकारी तंत्र को रोक करके वो सिंडिकेट ज़्यादा काम कर रहा है, और शिक्षा व्यवस्था का एक बाजारीकरण हो रहा है।
एक वीसी होने के नाते आप पे बड़ी जिम्मेदारी है इस सीमांचल की कि आप इसको कैसे रोक पाएंगे? सही बताए, मैं जब पिछले बार भी था तो बोला कि भाई जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे बीबीए, बीसीए, ये सब जो है, इनफैक्ट पूर्णिया कॉलेज में भी है, वहाँ से एक टीचर आए थे, बोले थे सर हम लोग का जो डेट निकलता है वो लेट हो जाता है, तब तक स्टूडेंट जो है प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, हम लोग के यहाँ टीचर की भी कमी है। तो मैं कहा एक काम कीजिए कि ये जो है आप बताइए कि अभी टाइम है। उन्होंने कहा हाँ सर अभी टाइम है। मैं कहा इमीडिएटली इसको एडवर्टाइज करवाइए, और मैंने पिछले साल ही टाइम पर एडवर्टाइज करवाया, और मुझे लगता है कि जितना पहले जो कम हो गया था 10-15 शायद आ गए थे बीबीए बीसीए में, वो पहुंच के 50 के नियर अबाउट हो गया था। और इस बार भी उसी चीज़ को करवाया, और पूर्णिया कॉलेज में 50-51 अभी है बीबीए बीसीए में। लेकिन जब मैं अभी रिव्यू किया तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि जैसे जीएलएम बनमनखी में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। यहाँ पर महिला कॉलेज में 15 के लगभग है, और सब कॉलेज में इस तरह से कम कम है। मैं इसका ये करने लगा कि भाई क्यों है, इसको रिव्यू जब करने लगा तो उनका कहना हुआ कि सर एक चीज़ आया है जो एआईसीटी से है, कि जो भी स्टूडेंट चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी हो, वो बीबीए बीसीए यानी कोई भी चीज़, ये जितने भी वोकेशनल कोर्सेज है वो कर सकता है। ये एआईसीटी से अप्रूवल हो गया है। इसको हम लोगों ने ले गया था, और हमको लगता है कि उसमें शायद कोई थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी में ये हुआ कि इस चीज़ को हम लोग लागू तो करें, बट इस बार नहीं, अगले साल में करें, अगले सेशन से करें। लेकिन हमें लग रहा है जो मैं अभी सीट का एलोकेशन किया, मुझे लग रहा है ये सही नहीं हुआ। और मैं बता दूं उसको करेक्ट करने के लिए अभी हम लोगों का होना है फिर से एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट भी होना है। मैं फिर से ले जाऊंगा, और वो जो मैथमेटिक्स वाला जो लिमिटेशन है उसको हटाऊंगा, कि जो एआईसीटी का है उसको क्यों नहीं इसी बार से मैं लागू करूंगा। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लागू कीजिए, ताकि मेरे स्टूडेंट जो पूर्णिया डिवीजन के जो स्टूडेंट हैं वो सब भाग लें इसमें, और वो एडमिशन लें, ताकि वो बेनिफिट हो सके उनको। सर एक सवाल छात्र राजनीति को लेकर कर लेते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा अपने आप को जिंदा जलाना चाह रहा था, और वही बच्चा आंदोलन करता हुआ नजर आया। आखिर वजह क्या हो रही है, बार बार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं? क्या इस तरह की परिस्थितियां क्यों क्रिएट? मैं बता दूं, जो ये किया था मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है, कि अगर उस दिन मैं क्लियर बताता हूं उसके बारे में पूरा। हम लोगों ने स्थापना दिवस पिछले साल भी मनाया था, इस बार भी मनाया, और इस बार भी उसी जोश सोच से मनाना था। लेकिन अचानक एक हमें हाई कोर्ट में अपीयर होना था, जो कि पहले के वाइस चांसलर कुछ था जिसके चलते हमें एज ए वाइस चांसलर अपीयर होना था हाई कोर्ट में। 4-5 दिन पहले ये बात आई, और सारे तैयारी 4-5 दिन, एक सप्ताह पहले आ गया था, और सारी तैयारी चल रही थी। अंत में हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप लोग कीजिए, लेकिन मैं उस दिन नहीं रह पाऊंगा क्योंकि पटना जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में अपीयरेंस है। सभी नाराज हो गए, स्टूडेंट सभी नाखुश हो गए कि भाई कैसे होगा, जब हम लोगों के मुखिया ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं कहा नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सर कंप्लीटली बंद कर देंगे, चाहे तो आगे बढ़ा लें या फिर अगले साल करेंगे शेड्यूल। मैं कहा नहीं, ये कभी नहीं होता है कि किसी के जाने से या किसी के ये से कोई फंक्शन रुकता है, ये होता है कभी नहीं होता है, और आप लोग फंक्शन करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, अगर करेंगे आपके कहने पर हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका छोटा रूप देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। स्टूडेंट ने चूंकि तैयारी किया है, वो परफॉर्मेंस होगा, सब चीज़ होगा, और हम लोग टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आप भी सर कोशिश कीजिएगा, अगर पटना से आ सकते हैं तो बहुत खुशी होगी। मैं कहा एकदम मैं कोशिश करूँगा, और मैं आऊँगा भी, मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही ख़त्म होगा मैं वहाँ से चल दूँगा। और वही हुआ। उसी में कुछ था कि पिछले बार की भाई स्टूडेंट नेता सबका जो आप बताए, क्योंकि सो कॉल उनका कहना है कि हम लोगों को इनविटेशन नहीं दिया गया, स्टूडेंट को इनविटेशन नहीं दिया गया। पिछले बार हमने टेंट लगवाया था, अब टेंट का तो प्लान इस बार कैंसिल, चूंकि छोटे रूप में करना है, तो हम लोगों ने कहा सीनेट हॉल में करें। यहाँ 200 से ज़्यादा सीट नहीं है, 200 किसी तरह से हम लोग बैठा सकते हैं। उसमें हुआ कि स्टूडेंट आएंगे, फंक्शन करेंगे, और अगर हम इनविटेशन दे देते हैं तो कहाँ बैठाएंगे? अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं तो कैसे सारे को इनविटेशन दें? तो ऑरली प्रिंसिपल को दिया गया कि आप कुछ कुछ स्टूडेंट को लेके आ जाएं और वो फंक्शन करें, ये करें। इसी में स्टूडेंट नेता का कहना था कि हमको इन्विटेशन नहीं मिला और हम लोग इस फंक्शन को नहीं करने देंगे। मैं तो यहाँ था नहीं,
बच्चे सब जो लड़कियां सब थी परफॉर्मेंस करने वाली, सारे लोग सज धज के तैयार थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको सोचना चाहिए था, ठीक है जो गलतियां हुई, अगर उनको इनविटेशन नहीं दिया या जो भी गया, इनविटेशन क्या घर वाले को दिया जाता है? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, क्या पूर्णिया यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा है या आपके घर में शादी होती, क्या आप अपने परिवार को, मेंबर को जो घर में है उसको निमंत्रण देते हैं? इसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा, इनको सोचना चाहिए था कि वाइस चांसलर भी यहाँ नहीं है, और जिस तरह से हो हम लोग पहले मना लें, उसके बाद आते तब हमसे बात करते। मैं जब आया, मैं बता दूं कि वहाँ मेरा लगभग 12 साढ़े 12 बजे ख़त्म हुआ और मैं वहाँ से चल दिया, 12:30 या 1 तक लगा। मैं वहाँ से बात किया, पता चला कि भाई यहाँ तो आ गए हैं सभी, और 2 बजे से शुरू होना था, उसको 3 बजे कर दिया गया। सर आप आइए वहाँ से जल्दी जल्दी। मैं कहा ठीक है। वहाँ से मैं चल दिया। इवन खाना वाना कहीं कुछ नहीं खाया। मैं ड्राइवर को बोला थोड़ा तेज़ी से ले चलो ताकि मैं पहुँच जाऊँ फंक्शन में। और वहाँ से चलते हैं, रास्ते में हमें फ़ोन आया कि सर यहाँ तो स्टूडेंट नेता सब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं फंक्शन नहीं करने देंगे। तो हम कहे क्यों भाई? तो हम लोगों को इनविटेशन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया और हम करने देंगे? हम के एक काम कीजिए, उसको कन्विंस कीजिए कि भाई किसी को इनविटेशन नहीं दिया गया है। प्रिंसिपल को इसलिए बताया गया कि भाई आप स्टूडेंट को लेके आइए, टीचर को इसलिए बताया गया कि आप स्टूडेंट लेकर आइए। ज़्यादा टीचर भी इन्वाइटेड नहीं थे। और इस तरह से आप लोग कीजिए और कहिए कि अभी फंक्शन करने दीजिए, उसके बाद जो होगा हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। यही बात हुई, लेकिन वो लोग नहीं करने दिए। लेकिन 5:30 तक बहुत स्टूडेंट तो चले गए, सजा धजा हुआ स्टूडेंट जो कि परफॉर्मेंस नहीं की। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और वो लोग चले गए, मायूस होके गए और नाखुश होके गए। लेकिन 1-2 कॉलेज के रहे यहाँ। जब मैं आया, मैं कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो लोग थे यहाँ। मैं पहुँचा लगभग 5 या 5:30 बजे, हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है। यहाँ फील्ड पर बच्चे सब थे, वहीं पर वो लोग परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिए। मैं तब आते ही सबको ये रोक किया और पहले हमसे मिले। तो मैं बात किया, मैं वहाँ से यहाँ आया और सभी बच्चे सब भी आए। मैं कहा क्या बात है? तो सर हम लोगों को फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम लोग सज के धज के मतलब 12-1 बजे से ही तैयार हैं और हम लोग को फंक्शन नहीं कर दिया। मैं कहा अच्छा तुम लोग करना चाहते हो? बोले कि हाँ सर हम लोग करना चाहते हैं। मैं कहा चलो शुरू करते हैं और शुरू करो। हमने शुरू करवा दिया। उसी में वो लोग आए कि सर हम लोग से पहले बात कीजिए। मैं कहा अभी फंक्शन होने दो, अभी स्टूडेंट है, वो तुम्हारा जूनियर है, उसको करने दो, हम लोग कल बात करेंगे या परसों बात करेंगे, आज कोई बात नहीं। आज पहले फंक्शन होगा, तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी है, इस बच्चे का भी यूनिवर्सिटी है, और मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो आज हूं यहाँ पर, कल नहीं रहूंगा। लेकिन ये फंक्शन कॉलेज यूनिवर्सिटी सब चीज़ रहेगा, तुम लोग यहाँ रहोगे, इस फंक्शन को करने तो बाद में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन अचानक कहाँ से कुछ जो इन्फ्लेमेबल कहते हैं फ्लूइड लेके आ गया, पैकेट में लाया, कैसे लाया और अपने पर छिड़कने लगा। और वहाँ हो गया कि केरोसिन तेल छिड़क लिया लड़के ने और आग लगा देंगे। बताइए कि उस समय अगर कोई उनका लड़का का हो सकता है शुभ चिंतक ना हो, मेरा शुभ चिंतक ना हो, कोई थर्ड पार्टी अगर माचिस मार देता तो क्या होता उसमें। और इनफैक्ट उसमें मैं बता दूं कि मैं भी गया उसमें। मैं कहा चलो पहले हट जाओ पहले यहाँ से, और अगर वो कहा नहीं हम आग लगाएंगे ये करेंगे, हम कहे चलो बाहर, और तुमको भी लगाना है, चलो हम भी चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतने विद्यार्थी हैं, किसी को कुछ नहीं, और तुमको लग रहा है कि ये कर लेंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि तुम तेल लगवाने छिड़कने पर और आत्मदाह करने पर तुल हो गए हो? ऐसा तो कोई गलती हमने नहीं किया है। हाँ तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, इसको बैठ के दूसरे दिन बात करेंगे, नो कि अभी किया जा सकता है। अभी पहले फंक्शन होने दो। और इसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो फिर उसने तो ये बाद में ये भी आरोप उन छात्रों ने लगाया कि इससे यहाँ पर फीस की बढ़ोतरी हो गई है। कई वो बात में नहीं, मैं फिर की बढ़ोतरी नहीं हुई है, मैं बता दूं, उसका भी मैं बताता हूं। 2019 से ये यहाँ पर एडमिशन होना शुरू हुआ, और उस समय से 600 रुपया रखा गया था जनरल के लिए, और 350 रुपया रखा गया था ओबीसी SC ST के लिए और गर्ल्स के लिए। वही चलते आ रहा था। हाँ ये बात सही है कि हम लोग सामर्थ्य में गए और वहाँ भी वही फीस लगाया है जो कि पहले से चलते आ रहा था। लेकिन जब भी कंपेयर करना चाहिए, इस सब का कहना था कि निःशुल्क हो, चूंकि सामर्थ्य चला गया। हम कहते हैं नया यूनिवर्सिटी है, उसको कहीं कोई कॉर्पस फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कहाँ से करेगा? मैं कहता हूँ मुंगेर है, इसको कंपेयर अगर करना चाहिए ना, अपने लेवल के एज के स्टूडेंट से कंपेयर करता है, अपने एज के यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना चाहिए। मुंगेर यूनिवर्सिटी इसके साथ खुला था, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इसके साथ खुला था, उसका भी फीस वो लोग भी इस बार गया है, चूँकि लोक भवन से आया कि भाई जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी कर लिया सारे चीज़ सामर्थ्य के थ्रू, आप लोग सारे यूनिवर्सिटी जाइए, और उन्होंने फोर्स कर दिया, सबको जाना पड़ गया। फीस देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी में 1000, पटना यूनिवर्सिटी में 1100, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में
600 प्लस 450 था ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए नहीं, एससी एसटी के लिए। मैं ये कहता हूं कि वो सब नया यूनिवर्सिटी है, उससे कंपेयर करो। और हर जगह यूनिवर्सिटी में लगभग 500 600 ऐसे ही था। दो यूनिवर्सिटी को छोड़ के, कौन कौन? एक बीएनएमयू मधेपुरा, जो कि हमको लगता है 92 या कब खुला है ये बीएनयू, तब से है ये यूनिवर्सिटी। और एक भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी में से 200 वहाँ और 150 यहाँ इन्होंने कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो लोग, तो पुराना यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी भी पुराना है, आप लोग जानते हैं उसको, कॉर्पस फंड है, सारी चीज़ है। कोई भी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आता है, और एडमिशन फी के नाम पर लेते जो है वो कॉलेज में जाता है। यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं आता है। यूनिवर्सिटी में क्या आता है? एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला वही फीस आता है। तो हम लोगों ने अगर रखा है, पहले से रखा हुआ जो चला रहा था वही फीस था, और उसी को हमने कंटिन्यू किया। ये नहीं कि हमने कम किया या ज़्यादा किया। हाँ, उसका कहना है, मैं कहा देखो एक काम करते हैं कि मैं महामहिम के वहाँ जाता हूँ और बात करता हूँ कि सारे यूनिवर्सिटी को, चूंकि फीस कॉलेज का एक हो गया, इसको भी क्यों नहीं फिक्स एक ही कर दिया जाए। बहुत सारे वाइस चांसलर ने कहा नहीं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से फीस रखते हैं। और ये तो एक तरह से मतलब कुछ जो आता है यूनिवर्सिटी के पास फंड में आता है, कॉर्पस रहता है, ये किसी पार्टिकुलर आदमी के फंड में नहीं जाता है, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए होता है। और इसीलिए उसको रखा गया। मैं कहा वहाँ ये करवाऊंगा, अगर वहाँ नहीं होगा तो मैं आगे देखूंगा क्या कर सकते हैं नहीं। और इसी आधार पर शायद अनशन भी खत्म हुआ था। अच्छा सर, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति आ रही है, देश दुनिया पूरी दुनिया में आ रही है, पूर्णिया विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लेकर क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैं बता दूं कि मैं जब एनआईटी पटना में था, मैं कहा ना कई चीज़ें, मैं एनआईटी पटना में एक साथ में मैं चार्ज में रहता था। वहाँ एक एनपीटीईएल है, ये भी एक ऑनलाइन कोर्स है, मूक कोर्स कहते हैं, स्वयं भी है, ये सब टेक्निकल ये के लिए है। और यहाँ स्वयं जो है उसमें तो जनरल का भी चलता है। तो हम लोगों ने उससे भी बात किया, तो एनपीटीईएल वाले, उसका मैं स्पॉक मेंबर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मैं वहाँ का था, लोकल चैप्टर का स्पॉक था। और मैं जब यहाँ आया, बीइंग डीन भी था, मैं सारे चीज़ को मैं देख रहा था कैसे क्या है नहीं है। यहाँ जब आया तो मैं वही बात किया कि भाई क्या हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज को, चूँकि टीचर की कमी है, अगर ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं तो हम लोगों का और अच्छा हो जा सकता है। लेकिन उसके लिए सही है कि आपको टाइम पर, जिस समय ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग उस तरह से नहीं है। लेकिन ये मैं बात किया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके जो उसका पेस है चलने का, जब एडमिशन होता है या रजिस्ट्रेशन होता है उस समय रजिस्ट्रेशन किया जाए, और जिस समय की एग्ज़ाम होता है उस समय एग्ज़ाम हो, और उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और मैं इस पर बात भी कर लिया हूँ और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है तो कुछ तो हम लोगों को मेकअप हो जाएगा। प्लस दूसरा एक चीज़ और आया कि भाई आप जो कह रहे हैं, क्या उस लेवल में हम लोग कम्पीट कर पाएंगे? हम के ये क्यों निगेटिव सोच रहे हैं आप भाई? क्यों नहीं कम्पीट करेंगे? मेरे स्टूडेंट क्या किसी से कम है? मैं अभी ट्रेनिंग प्लेसमेंट करवाया, उसमें देखिए VVIT से मेरा स्टूडेंट अच्छा करके ले गया, मेरे स्टूडेंट का ज़्यादा संख्या हुआ सिलेक्शन। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि भाई पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी किसी चीज़ में कम नहीं है, कम ना आंकें, और अगर आंकते हैं पॉजिटिव थॉट लेके चलिए, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। जहाँ कमी है उस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे, उस कमी को, और ऑनलाइन कोर्सेज का भी चलाएंगे हम लोग। अच्छा सर, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न था कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पेंडिंग हैं, MBA हो गया, जर्नलिज्म हो गया, जो सब उस समय खुला था और वो सब पेंडिंग होने की स्थिति पे आ गया, तो उस कोर्सेज के लिए आप क्या सोच रहे हैं सर? नहीं, मैं बता दूं कि जर्नलिज्म का यहाँ नहीं था, MBA था जो कि एक प्राइवेट में चल रहा है, यहाँ था। और इनफैक्ट हमने MCA भी करवाया, कि MCA का भी अप्रूवल लिया कि भाई MCA भी होना चाहिए। और उससे जो आजकल जो देखिए क्या है कि आजकल का युग है टेक्नोलॉजिकल युग और इलेक्ट्रॉनिक्स युग है। ऐसे केस में लोग मोबाइल तो देखते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उस तरह का कोर्सेज करना पड़े, और ये करना है स्वाभाविक है। MCA जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और अगर उस तरह का कोर्सेज करता है उसको बहुत फायदा होगा। मैनेजमेंट का भी चल रहा है तो MBA भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ था। MBA का इनफैक्ट इसी बार हम लोग करवाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ कि सर अभी नया कॉलेज में चल रहे हैं और इस सब में चल रहे हैं, इस बार थोड़ा सा रुक जाएं, अगले बार जो है MCA MBA आपको जो लग रहा है उस पर आ पाइएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको करेंगे, ताकि तब तक जो है कुछ और फैकल्टी आ जाएंगे। और जो मेरा फैकल्टी गया हुआ है हो सकता है कि वहाँ से सारे रिटर्न होकर फिर कंस्टिट्यूएंट्स कॉलेज में आ भी जाए। हालांकि वो भी कंस्टिट्यूएंट्स कॉलेज है, वो भी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, वो भी कॉलेज, लेकिन वहाँ नए टीचर को दिया जा रहा है।
आपसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी ना मस्क होना चाहिए ना टेम्पल होना चाहिए। इन दिनों पूरे देश में यूनिवर्सिटी को मस्क और टेम्पल में तब्दील किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? आप सही बताएं कि ना ही मास्क होना चाहिए ना ही टेम्पल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे धर्मों का एक जगह संग्रह होता है और हम लोग धर्म पे नहीं जाते हैं। हम लोग का धर्म एक ही है, स्टूडेंट। कास्ट एक ही है, स्टूडेंट। अगर दूसरा है तो टीचर और स्टाफ है। तो हम इस सब को नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए कभी भी ये चीज़ को नहीं मानना चाहिए। और मेरा स्टूडेंट जो है वही धर्म है, वही जाति है और वही सब चीज़ है। मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ और स्टूडेंट अगर मेरा ठीक हो गया, स्टूडेंट के चलते ही यूनिवर्सिटी भी बनता है और यूनिवर्सिटी तभी ग्रो करेगा जब मेरा स्टूडेंट ग्रो करेगा। आप सही बताएं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को चलाना चाहिए और मेरी यही इच्छा है कि जब भी कोई, मैं इस बार कई टीचर बोले कि भाई हम लोग को MBA BBA नहीं है, हम लोग को BCA नहीं है, हम लोग भी सर वोकेशनल। मैं कहा मैं तो भाई मैं खुशी खुशी अप्रूव करना चाहूँगा कि आप लोग आइए और जो भी कमिटी में है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग करें और सब कॉलेज में मैं कहूँगा कि लीजिए, ताकि वहाँ के जो आसपास के स्टूडेंट हैं वो बेनिफिट हो। प्लस इसमें कुछ फीस भी कम लगता है गवर्नमेंट में। जहाँ तक टीचर की बात, बोले कि भाई टीचर नहीं है इसलिए, मैं कहा एक काम करेंगे, हम लोग अभी पहले एक्स्ट्रा टीचर लाएंगे, एक्सपर्ट टीचर लाएंगे, एक्स्ट्रा जो कि बाहर से दूसरे यूनिवर्सिटी से आएंगे और वो लेक्चर देंगे। और मैं अच्छे जगह से लाऊंगा, MBA का कीजिएगा तो MBA कॉलेज, अच्छे कॉलेज से लाऊंगा। अगर MCA कीजिएगा तो अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से लाऊंगा और वो पढ़वा के और मैं काम करवा के देखूंगा कि अपने स्टूडेंट में कितना फ़ायदा है। और वो चीज़ मैं लाना चाह रहा हूँ, मेरे मन में है। लेकिन एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, चूँकि आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं स्टूडेंट नेता से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, और उस दिन का ये लोग कभी डिस्टर्ब जो करते हैं, उस दिन का काम यहाँ पर नहीं हो पाता है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग देखो, काम तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है और होगा। आप उस रिस्पेक्ट में हेल्प करो। और साथ ही साथ जैसे मैं एडमिशन का डेट निकालता हूँ, स्टूडेंट का क्या कहना, नहीं सर आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन दे दिए तो और भी बढ़ाइए, 3 दिन दे दिए तो कम दे दिए और बढ़ाइए, 8 दिन दे दें तो भी कहेंगे बाद में बढ़ाइए। मैं कहता हूँ आप उस स्टूडेंट को जागरूक कीजिए जो कि टाइम पर नहीं एडमिशन लेते हैं, टाइम पर फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, टाइम पर CIA एग्जाम नहीं लेते हैं। उनको आप एक्टिवेट कीजिए और उनको आप अगर करेंगे, आपका सबसे बड़ा योगदान होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए और मेरे टेन्योर का खास करके, और स्कूलपति को। मैं तो दिन रात लगा हुआ हूँ पॉजिटिव करने के लिए और मेरा सोच भी सकारात्मक है। मैं कभी कोई निगेटिव नहीं सोचता। मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे इस पूर्णिया यूनिवर्सिटी को, PU मैं जानता था पटना यूनिवर्सिटी, अब ये PU पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, इसको भी मैं उस रैंक में और उस हाइट पर ले जाना चाह रहा हूँ। भले ही अभी एक से शुरुआत किया, कम से कम राजभवन और हायर एजुकेशन जान तो गया कि भाई पूर्णिया यूनिवर्सिटी है जिसने पहला सामर्थ्य को लागू किया एडमिशन और एग्जाम और रिजल्ट के लिए। और अभी देखिए कि सब यूनिवर्सिटी को उसके पीछे पीछे भेज दिए। तो मेरा यही व्यू है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सभी से मैं कहूँगा आप लोग हेल्प करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, आइए शांति से बैठ के बात कीजिए। और जो चिल्लाते हैं और ये करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं है। मैं इनफैक्ट ग्रीवांस सेल भी बहुत जल्द ही एक्टिव कर रहा हूँ, ग्रीवांस सेल भी एक्टिव करूँगा। साथ ही साथ 2 महीने में या 1 महीने में मैं भी स्टूडेंट से मिलूँगा कि अगर कोई रियली में प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो भी मैं करूँगा। हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों के TR में कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं और उसके लिए जल्द से जल्द उसका हम समाधान कर लेंगे। और वो जब हो जाएगा तो मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी को कोई रोक नहीं सकता है। मैं जब तक हूं तब तक सोचता रहूंगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी को कैसे आगे ले जाऊं, और वही मेरा कर्तव्य रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे पूर्णिया की VC प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से हमारे साथ साझा की। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।